नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और इस पे कितने पैसे आपको मिलेंगे, इस वीडियो में हम इसके ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक एक डिटेल्स को बारीकी से सुनिएगा। एक डिटेल्स भी अगर आप मिस कर जाते हैं फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया या आपको क्या प्रोसेस करना है। एक और चीज, आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे होंगे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आप प्लीज से प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी और फिर आप कमेंट करते रह जाएंगे। मे भी हो सके तो मैं रिप्लाई थोड़ा लेट से दूंगा आपको, लेकिन रिप्लाई मिलेगा। उस क्वेश्चन के रिप्लाई मैं नहीं दूंगा जिसके जवाब आपके इस वीडियो में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अभी ही इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोस इससे रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच तक, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। अभी देखिए कौन से स्टूडेंट इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपना 12th बिहार से किया है, ठीक है, 10th भले ही किसी अदर स्टेट से किया होगा, लेकिन 12th आपका बिहार से होना चाहिए, तभी जो है आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपका ग्रेजुएशन अगर बिहार से हुआ है, ठीक है, फिर आपको जो है इस योजना का लाभ मिल जाएगा, यानी कि आप जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। 12th आपका बिहार से होना चाहिए। अब आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए अगर लोन ले रहे हैं या फिर 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका 12th बिहार से ही होना चाहिए। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, 12th आपका बिहार से ही होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट बाहर से 12th करके आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे हमें इस योजना का लाभ और ये लोन जो है मिल जाएगा, लेकिन ये लोन उस टाइम पे नहीं मिल पाता है। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल आया कि हमने 12th यहीं से किया है, ग्रेजुएशन कहीं बाहर से किया है, तो क्या इस योजना का लाभ मिल पाएगा? तो देखिए, ये तो आपके डीआरसीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि मुझे जहां तक की इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इसमें आपका 12th जो है बिहार से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन के लिए। ठीक है, अब आप ग्रेजुएशन के ऊपर जो है लोन ले रहे होंगे, यानी कि बीबीए कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे या फिर अदर कोई कोर्सेज है। यहाँ पे तकरीबन 48 कोर्सेज जो लिस्टेड है, इसकी लिस्ट जो है आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप जो है क्लिक टुडे वेबसाइट पे जाकर के सर्च करके बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या फिर टॉप में ही आपको दिख जाएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 3 लाइंस पे क्लिक जब करेंगे तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएंगे जो कि वहां पे मे भी ना हो। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। आपका 10th का जो मार्कशीट है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर ग्रेजुएशन के ऊपर अपना लोन लेने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद मतलब अपना एमबीए के लिए लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको अपना ग्रेजुएशन वाला भी मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे मार्कशीट खोजती है और आपका पासिंग सर्टिफिकेट खोजती है। मतलब पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको 12th पास करने के बाद मिला होगा या फिर ग्रेजुएशन पास करने के बाद मिला होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपसे जो है मांगे जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डीआरसीसी में भी थोड़े अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है आपसे डिमांड कर सकती है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर की जो डीआरसीसी है, वहां पे जो मांगा गया था डॉक्यूमेंट वो था 10th का मार्कशीट और उसके बाद 12th का मार्कशीट, और फिर मांगा गया था जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम अगर ले रहे थे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा गया। अगर आप 12th के बेसिस पे ले रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं, तो फिर जो है 12th का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा, और हो सकता है उस टाइम पे आपसे पासिंग सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। फिर क्या है कि आप एप्लीकेंट हो गए, आपके साथ आपके पिताजी को एप्लीकेंट बनेंगे या आपकी माताजी को एप्लीकेंट बनेंगे। को एप्लीकेंट क्या हो जाता है कि मान लीजिए जब आप लोन लेते हैं तो उसका एक ग्रांटर खोज रहा होता है, तो ग्रांटर में आपकी माताजी और आपके पिताजी या फिर ब्लड रिलेशन में भैया दीदी चाचा चाची ये भी आ सकते हैं। आपके इन केस ऑफ आपके कोई फादर या मदर नहीं होंगे तो उस केस में आप एफिडेविट लगाते हुए जो है आप अपने चाचा चाची या कोई अदर कोई रिश्तेदार है तो उनको भी अपना रिलेटिव बताते हुए को एप्लीकेंट बना सकते हैं, यानी ग्रांटर बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि बिहार गवर्नमेंट ही ग्रांटर बन जाती थी आपका, लेकिन अब क्या है कि आपके को एप्लीकेंट कोई ब्लड रिलेशन वाले जो है ग्रांटर बनेंगे, जिसमें क्या होता है कि आप लोन लेने के बाद अगर आप नहीं चुकता करते हो लोन, तो फिर उनके अकाउंट से ये राशि डिडक्ट की जाती है। अब बहुत सारे आगे केसेस होते हैं, भगवान न करे कि आपको ऐसा नौबत आए। ब्याज को लेकर के बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा एक सीक्वेंस में मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए
डॉक्यूमेंट लगेंगे 10th के मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर 12th ग्रेजुएशन के लिए ले रहे हो तो 12th तक का ही मार्कशीट लगेगा। अगर आप पीजी के लिए ले रहे हो यानी कि आप एमबीए के लिए ले रहे हो तो फिर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का जो खाता होगा आपका बिहार में ही आपका अकाउंट खुला होना चाहिए। साथ ही आपको आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये हो गया एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका फोटो भी लग जाएगा। आपको जो है 2 फोटो लेकर के जाना रहेगा। एक्स्ट्रा में आप जो है 2 और रख लीजिएगा, 4 फोटो लेकर के आप जाइएगा। साथ में जो आपके को एप्लीकेंट होंगे, आपके जो पिताजी या माताजी या चचा चाची जो भी रहेंगे, उनका क्या रहेगा कि उनका भी आपको आधार कार्ड लेके जाना रहेगा, पैन कार्ड भी उनका रखिएगा, उनका बैंक अकाउंट का पासबुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बैंक पासबुक के ऊपर हमेशा याद रखिएगा आपका फोटो लगा होना चाहिए और आपके को एप्लीकेंट का भी फोटो लगा होना चाहिए और उसके ऊपर मुहर लगा होना चाहिए, ठीक है। तभी डीआरसीसी इसको एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज बोलती है कि जाइए फोटो इसके ऊपर चिपकवा करके लाइए और स्टैंप लगवा के लाइए, तो हम जो है आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। रही बात की जो आपका आवेदन है यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप खुद कर सकते हैं या फिर वहां से करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने भी अप्लाई किया था, अपने दोस्त का किया था, तो मैंने ऑनलाइन किया था। एक चीज गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, 30 दिन बाद रिजेक्ट हुआ जाकर के, तो उसे परेशानी हुई थी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो ऑफलाइन जाकर के ही जो रजिस्ट्रेशन करवाइए। और नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सही फॉर्म भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, तो आप खुद से ही घर से पूरा जो उनका वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई करके जो फाइनल वाला जो प्रिंट है वो लेकर के जाओगे, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर वो आवेदन करेंगे तो आपसे एक एक डिटेल्स पूछेंगे वहां पे डीआरसीसी ऑफिस में, आपको बताना रहेगा और वो बताइएगा, वो भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर बोलेंगे आपको कुछ कुछ डिटेल्स वहां पे भरने के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि आपका जो पूरा प्रोसेस है लोन का वेरिफिकेशन का, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके कॉलेज से भी जो वेरीफाई होता है कि आपने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है कॉलेज में, ठीक है। और ये लोन आपको तभी मिलेगा जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे। ये नहीं कि भैया हमने एडमिशन लिया ही नहीं है और हम चाह रहे हैं कि बिना एडमिशन के ही ये लोन उठा ले, तो बिना एडमिशन के लोन नहीं उठ सकता है। क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब एडमिशन ले रहे हैं, जहां पे भी जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, एक तो पहली चीज कि वो लिस्टेड होना चाहिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो अगर लिस्टेड होगी और जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके लिए वो मान्यता प्राप्त होगी तो आपको लोन मिलेगा अथवा लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको मिलता है आपका एडमिशन स्लिप, ठीक है। वहां से आपको लेना रहेगा अपना बोनाफाइड, जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे होंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना रहेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ लेना रहेगा फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर पे आपको किस किस सेमेस्टर में और किस किस टाइम पे कितने पेमेंट लगने वाले हैं ये क्लियरली मेंशन होगा। अगर आप हॉस्टल लेना चाह रहे हैं कॉलेज का ही, तो अपने हॉस्टल से भी जो है एक फीस स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, किस किस टाइम पे कितने पेमेंट जो है हॉस्टल वाले को चाहिए होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको लेकर के डीआरसीसी जाना रहेगा और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको ये सारे डिटेल्स भी भरने होते हैं कि आपको कब कितना फीस देना है और किस सेमेस्टर में, और हॉस्टल को कितना देना है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, आप साइड से कहीं रेंट पे लेकर के रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, ठीक है। ये चीजें आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस का बाद का चीज है और आप जो है इनिशियल टाइम पे ये सारी चीजें भर देते हैं। उसके बाद आपका दोबारा जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली और आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आता है आपके पास एक सैंक्शन लेटर। जितना के लिए आपने लोन के लिए आवेदन किया है, क्या उतना लोन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सैंक्शन लेटर के ऊपर पूरा मेंशन्ड होता है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई 50,000, 75,000, 1 लाख का पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कर दिया है, तो क्या आपको वो 1 लाख रुपए वापस मिलने जा रहा है कॉलेज से कि नहीं, ये डिसाइड होता है सैंक्शन लेटर के ऊपर। क्योंकि कॉलेज कई बार क्या कहती है कि ये जो 1 लाख रुपए स्टूडेंट ने खुद के पॉकेट से दिया है, कई बार ऐसा जब सेटिंग वेटिंग रहता है डीआरसीसी से कॉलेज का, तो उस केस में क्या है कि आपने जो 1 लाख पेमेंट किया है वो पैसा काट करके ही आगे का आपका लोन बनता है, ठीक है। तो सैंक्शन लेटर पे सारा क्लियर हो जाता है आपका कि आपको कितना पैसा कब कब मिलने वाला है, ठीक है। अगर वो 1 लाख जो आपने कॉलेज में पेमेंट किया है, वो उसके एवज में डीआरसीसी पेमेंट अगर कॉलेज को कर रही है, तब आपको कॉलेज से जो चेक बना करके जो आपने एडमिशन के टाइम पेमेंट किया, अपना जो पैसा दिया है, वो पेमेंट आपको रिटर्न कर देती है कॉलेज। लेकिन कब करती है, सेकेंड सेमेस्टर में जो है कॉलेज जाकर के ये पैसा रिफंड करती है आपको।
आपके पास होने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद। लेकिन ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पास होंगे तभी कॉलेज आपको पैसा रिटर्न करेगी, क्योंकि कॉलेज को तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है डीआरसीसी की तरफ से, तो वो आपको एक चेक बना करके दे देगी और बोलेगी कि आपका ये पैसा आप अपना विड्रॉल कर लीजिए अपने अकाउंट पे, इसको डिपॉजिट करके पैसा ले लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है कॉलेज में। अगर आपके मन में होगा इसको लेकर के सवाल, तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे, एक पूरा सीरीज के तौर पे ये वीडियो हम रखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका सैंक्शन लेटर आ चुका है, आपको वहां पे जाना होगा, एक एक डिटेल्स भरना होगा, आपका कॉलेज कहाँ पे प्लेस्ड है, आप हॉस्टल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगने वाले हैं। तो ये सारा डिटेल्स आपको उस पर भरवाया जाएगा। फिर ये आपका हो गया। फिर आपको जो है अग्रीमेंट के लिए बुलाया जाएगा। जब सैंक्शन लेटर आ जाता है उसी टाइम पे आपका अग्रीमेंट भी बन रहा होता है। तो अग्रीमेंट के टाइम पे क्या होगा ना कि आपका पूरा बोला जाएगा कि अपना एक बोनाफाइड पेपर आपको 10 आपसे मांगा जाएगा। बोनाफाइड पेपर आपको कोर्ट से मिलता है, करेंगे। एक स्टैम्प पेपर भी, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको एक लेना रहेगा। वो एक ई स्टैम्प पेपर भी हो सकता है या फिर एक जिसपे 100 रुपए करके ऐसा लिखा रहता है, मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूँ, इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका वहां पे लगाना रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। वहां पे इसी बोनाफाइड पेपर के ऊपर आपका सारा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहेगा कि आपको कितना % इंटरेस्ट देना रहेगा, कितने समय के लिए देना, मतलब सारा कुछ उस पर जन्मों जन्मांतर तक की बातें लिखी रहेंगी कि आप कब तक कितना लोन पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है आपको। हालांकि वो टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं पढ़ता है, गाइडलाइन कोई नहीं पढ़ता है, लोग बस उस पर साइन कर देते हैं। 11 या 12 पेजेस पे आपको साइन करने होते हैं टोटल, आपसे लिया जाता है और आपके फादर से लिया जाता है। उसके बाद आपका अग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। अग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है आपका लास्ट हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन और उसके बाद पेमेंटिंग में जाता है। 2 स्टेप या 3 स्टेप रहता है। पेमेंटिंग आपके कॉलेज को डायरेक्ट जाती है और जो अमाउंट आपके अकाउंट पे आना है वो आपके अकाउंट पे आएगा। आपके अकाउंट पे कौन सा पैसा आएगा, तो आपको जो है 35,000 रुपए जो है आपको लैपटॉप के लिए आएगा, बाकी 10,000 आपको स्टेशनरी के लिए आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको और भी पैसे जो लिविंग के लिए अगर आप ले रहे हो तो बाकी बचे हुए जो भी पैसे होंगे वो पैसे भी आपको लिविंग के तौर पे जो है दिए जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी इन डिटेल हम एक जो है वीडियो बना देंगे कि कितने कितने पैसे जो आपको मिलते हैं। टोटल आप 4 लाख तक का लोन ले सकते हो। लड़कों को 4 लाख के ऊपर जो है 4% का इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और सिंपल इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, कंपाउंड नहीं, सिंपल, यानी कि साल का टोटल 4% आपको देना होता है, 12 महीने का 4% आपसे वसूला जाता है, ठीक है। गर्ल्स से जो है 12 महीने का 1% ही जो है वसूला जाता है, यानी कि गर्ल्स को इस 4 लाख के ऊपर 1% का इंटरेस्ट देना होगा, या फिर आपका जितना भी अमाउंट जो है सैंक्शन हुआ है, जितना भी लोन आप ले रहे हो उतने पे आपको जो है 4% और 1% का मिलेगा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स को 1%, बॉयज को 4% देना पड़ता है। अब ये हो गया कि आपका पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एग्रीमेंट हो गया, पैसा आ गया, हर सेमेस्टर में आपने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया, कॉलेज पास आउट कर लिया, निकल गए। अब ये पेमेंट आपको रीपे करना है। तो देखिए आपका कोर्स कंप्लीशन के 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट शुरू होता है। जब तक कि आपका कोर्स चल रहा है, जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, उस टाइम तक किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा होता है। आपका अगर मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन है या 4 साल का ग्रेजुएशन है, इस 4 साल में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्लस आपको 5वें साल में भी किसी भी प्रकार के कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाले। लेकिन जैसे 6वां साल आपका स्टार्ट होगा, 6वें साल से आपका 4% वाला इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए एमबीए कर रहे हो, 2 साल का आपका एमबीए कोर्स है, 2 साल तक कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, प्लस एडिशनल तीसरे साल में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा। लेकिन चौथा साल जैसे आएगा, चौथा साल में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट आपके लोन अमाउंट के ऊपर लगा दिया जाएगा और 1% का गर्ल्स के लिए जो है लोन अमाउंट पे चौथे साल में लगा दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब रही बात कि भैया मैंने 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख लिया है, मेरे को मन है कि मैं चौथे साल में ही आते आते पूरा पैसा पेमेंट कर दूं, या 5वें साल में आते आते मैं पूरा पैसा पेमेंट कर दूं। यूजी कर रहे होंगे तो अभी 4 साल वाला ग्रेजुएशन हो गया है, उसमें भी लोन मिल रहा है, तो 5वें साल में सोच रहे हैं पूरा पेमेंट कर दे। या हम एमबीए कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2 साल का एमबीए खत्म हुआ, तीसरे साल में हम पूरा पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हमारा ये 4% नहीं लगेगा या 1% नहीं लगेगा? लगेगा आपको। यहाँ पे भी आपको जो है 1% लगने वाला है और 4% लगने वाला है। अभी देखिए बैंक या कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी बैठा है पैसा कमाने के लिए, अगर आपको वो इंटरेस्ट फ्री लोन कर देगी तो उनका कोई कमाई ही नहीं होगा। बॉयज को जो 4% लग रहा है, मान लीजिए आपका 2 साल का एमबीए कंप्लीट हुआ, तीसरे साल में ही आप जो है पेमेंट का वापस कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा उनको बोले कि आप ले लो पैसा मेरे से, पैसा आप दे रहे हो, उस केस में ये 4% का जो लोन है ये आपका 3.5% का बन जाता है, यानी कि 3.5% आपको इंटरेस्ट देना होगा जैसे ही आप तीसरे साल में
अमाउंट पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हो तो आपको 0.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, 0.5। फिर भी आपको 3.5% इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे। सेम यही गर्ल्स के केस में भी है, आधा % का उनको जो है इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका नियम है कि आप चाहोगे कि एक बार में पूरा पेमेंट कर दे तो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 0.5% ही डिस्काउंट आपको होगा। 3.5% बॉयज को लगेगा और 0.5% गर्ल्स को लगना ही लगना है। ये इंटरेस्ट छोड़ने नहीं जा रही है वो। ठीक है, और मान लीजिए कि नहीं अब हम इसके बाद कोर्स कर लिए और आगे आने वाले 3 साल तक हम लोन का पेमेंट करते रहेंगे, तो उसके बाद भी आपसे जो है एक नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर मांगा जाएगा। उसके ऊपर आपको ये मेंशन करवाया जाएगा कि हम जो है आने वाले 3 साल या 4 साल में पेमेंट करेंगे। 12-12 हजार का ईएमआई बना रहे हैं, हर महीने मेरे खाते से इतना कटेगा। अगर आपका जॉब लग जाता है तो आपके उस सैलरी अकाउंट से 12-12 हजार रुपए कटेंगे, या 13-13 जितना का आप बनवाओगे भैया वो क्लियर रहेगा वहां। उसके ऊपर जितना आप अमाउंट कटवाना चाहते हो अपने खाते से तो वो आपका अमाउंट बन जाएगा और उतने उतने महीने के लिए काट लिया जाएगा आपके खाते से पैसा। ठीक है, इस केस में फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं तो पूछा जाता है कि क्या ये जो लोन का रीपेमेंट है आप एप्लीकेंट ही खुद करना चाहता है या फिर को एप्लीकेंट भी करना चाहता है। तो बाई बोथ लगा दोगे तो आपके पिताजी के अकाउंट से भी पैसा कट सकता है उस केस में जब आप पैसा भर नहीं रहे होगे। लोन का पैसा जब आप नहीं भरोगे तो आपके पिताजी के अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा काट लिया जाएगा। और नहीं, अगर आप एप्लीकेंट पे लगाते हो कि एप्लीकेंट ही रीपेमेंट करेगा तो फिर आपके अकाउंट से काटा जाएगा, या आपका कहीं भी कोई भी अकाउंट होगा पैसा पड़ा होगा वो काट लिया जाएगा। क्योंकि ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बेस्ड रहता है, सारा कुछ अटैच रहता है, तो आपका वहां से रिटेक कर लेती है गवर्नमेंट और पैसा वहां से निकाल लेती है, इसलिए बच के नहीं जा सकते हो। भले ही ये लोन सिविल में आपका नहीं जुड़ता है, एक चीज मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, ये लोन सिविल में कहीं से भी जुड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन आपको पैसा तो वापस करना है भैया, ये नहीं कि लेकर के खा पचा जाओगे। और अगर कोई बेरोजगारी भत्ता ले रखा है तो उसको इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारी भत्ता लेने वाले को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किए जाते हैं। इस केस में आपका क्या होता है कि अब आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, आपको नौकरी नहीं लग रहा है, उस केस में आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं जो आपको 12 महीने तक 1-1 हजार या 24 महीने तक 1-1 हजार मिलता है, 24,000 रुपये टोटल मिलता है। तो इस योजना के लाभ से आप वंचित हो जाते हैं, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले चुके हैं। ठीक है, भले इसको बेरोजगारी भत्ता नहीं, ये लोग थोड़ा कुछ और एडवांस नाम बोलते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा इनके वेबसाइट पे। हालांकि ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। और ये लोन जो है आप बीच के सेमेस्टर में भी ले सकते हो। मान लो एक सेमेस्टर अपने पैसा पे पढ़ा, दूसरे सेमेस्टर में चाह रहे हो कि ये लोन आप लोन के लिए अप्लाई करो, तो दूसरे सेमेस्टर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा सेमेस्टर भी पढ़ लिया, आप चाह रहे हो तीसरे सेमेस्टर में आ गया लोन के लिए अप्लाई करना, तो आप तीसरे सेमेस्टर में भी अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस स्ट्रक्चर जो आगे का बचा हुआ है वो बनवा लोगे, और हॉस्टल से अगर हॉस्टल लिए हो तो, नहीं लिए हो तो बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर कॉलेज से लोगे, जाओगे डीआरसीसी में, और बीच में भी अपना जो ये अप्लाई कर सकते हो, पैसा आपको मिलेगा आगे आने वाले पढ़ाई के लिए जो भी आपका अमाउंट बन रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद का जो पेमेंट है वो कब मिलता है? मान लीजिए एक सेमेस्टर आप पास कर गए, सेकंड सेमेस्टर के लिए पैसा कैसे लेंगे? तो इनका एक पोर्टल बना हो, वहां जाके आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा लॉगिन वगैरह करके। उसके बाद आगे का जो पेमेंट है वो आपको डीआरसीसी तभी देगी जब अपना मार्कशीट अपलोड करिएगा। रही बात कि इसमें डिबाट लग गया, बैक लग गया, तो क्या होगा? तो देखिए, बैक लगने के बाद भी आपको मार्कशीट मिलता है, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट में लगा है, 2 सब्जेक्ट में लगा, वो तो बात की बात है, भगवान न करे कि किसी को बैक वगैरह लगे, लेकिन वो अपलोड आपको करना पड़ता है, तभी आगे का पैसा आपको मिल पाता है। अगर आपको इससे जुड़े और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और वीडियो में इन डिटेल लेकर के आऊंगा जिसमें सिर्फ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपको ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बोनाफाइड पेपर आपको 10 कोर्ट से ले लेने होते हैं। बोनाफाइड पेपर हार्ड पेपर होता है और वो कोर्ट में ही मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। और आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैंप लेना पड़ता है, एक आपका ई स्टैंप भी आता है, वो आपको मतलब पूरा प्रोसेस से मिलेगा, तो वो जितना रेट है उतना ही रेट पे आपको जो है मिलेगा। लेकिन जो नॉन जुडिशियल कुछ जो 100 रुपया लिखा हुआ रहता है, वो वाला पेपर जो है आपको, अगर गुमटी वगैरह जो बनी रहती है कोर्ट में, जो उनका दुकान वगैरह रहता है, वहां से लोगे तो 150 या 200 रुपये भी चार्ज करते हैं, क्योंकि
नॉन जुडिशियल स्टैंप वो आप डायरेक्टली ले रहे हो, प्रोसेस करके नहीं ले रहे हो। प्रोसेस में आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है कि किस काम से जो है आप ये नॉन जुडिशियली 100 रुपये वाला स्टैंप पेपर ले रहे हो, तो उसमें भरना पड़ता है, आपका नाम वगैरह पता होता है, सब भरना पड़ता है। ये पूरा लीगल प्रोसेस है। इलीगल प्रोसेस में गए गुमटी वाले के पास, बोले वकील साहब हमको चाहिए 100 रुपये वाला नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर, वो बोलेंगे 150 रुपया लाइए, वो बोलेंगे 200 रुपया लाइए, आप दीजिएगा, पेपर मिलेगा, आप जाइएगा अपना एग्रीमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये रहा। और एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट आपको जो को एप्लीकेंट का जो आपने नाम दिया था उनको बुलाया जाता है, साथ में उनका आधार पैन वगैरह भी लेकर के आपको जाना रहेगा, अपना आधार पैन भी और डॉक्यूमेंट भी अपना साथ में लेकर के जाएंगे। तो आप पूरा अग्रीमेंट प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट आने का इंतजार करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। आगे और भी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।